ठीक है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ जितने लेबल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे मैंने सबको हटा दिया यहाँ। रीजन ये है कि आपको करना क्या है, खुद से सीखना है इसको। अब ड्रॉ तो आपको करना नहीं क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसके एक एक पार्ट का पता होना चाहिए। आपको पता है कि जब इसको आप ड्रॉ करते हैं तो शुरू से ही 10th से या उससे भी बिलो क्लासेस में बच्चों को ये सारे पार्ट्स जो है वो बताए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, इसका बेसिक डायग्राम है। ठीक, 10th क्लास में आपको एक क्वेश्चन लिखा गया था, याद होगा अगर आपको, तो मैं याद दिलाती हूँ। ऑप्शंस थे इस तरीके से, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पेज है, मैं 10th क्लास का एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन था, which of the following which of the following is not paired। और इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन ए लिख दिया, दैट इज फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब। ऑप्शन बी मैंने लिख दिया ओवरी। ऑप्शन सी मैंने लिख दिया यहाँ पे यूट्रस। और ऑप्शन डी मैंने यहाँ पे लिख दिया ओविडक्ट। क्या हो जाएगा आंसर? सी। हाँ ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये 10th, हाँ ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये किसका है? 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है आपसे? डायग्राम से। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप आज की क्लास में सीखेंगे। फटाफट इसके लेबल्स देखते चलिए पहले। सबसे पहली चीज, जैसे मेल्स में टेस्टिस के बारे में मैंने आपको सिखाया था, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो ओवरी है, ये जो क्या है, ओवरी है। अब ये ओवरी यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। ये क्या है? फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू होने की वजह से यहाँ पे क्या है, जो आपको हाथ के लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक्चुअली दैट इज राइट ओवरी। नहीं समझे? जैसे आप हार्ट का डायग्राम पढ़ते हैं ना, हार्ट का डायग्राम जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें आपने नोटिस करा होगा, हार्ट के डायग्राम में क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। याद आया है? तो हमारे हाथ की लेफ्ट साइड में इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। रीजन ये है कि ये फ्रंट व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये ओवरी राइट साइड का है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है। और ये ओवरी क्या है, ये ओवरी जो आपको नजर आ रहा है ये लेफ्ट साइड का है। इसका मतलब हुआ कि ये पेयर में है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेंशन द नेम ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सवाल ये उठता है कि हम किसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, इसको दूसरा टर्म हम लोग गोनेड देते हैं। गोनेड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। हम इसमें किसी को भी गोनेड का टैग नहीं दे सकते। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ये मिड में यहाँ पे जैसे लोगों को ना, विलेज की लेडीज वगैरह होती हैं, तो उनको बस एक ही टर्म आता है, उनको सिर्फ यूट्रस आता है। आपने नोटिस करा होगा, बोलचाल की भाषा में भी आपने सुना होगा, कुछ है, कोई डिफॉल्ट है। मान लीजिए स्टेरिलिटी है, फीमेल को चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकती, कुछ भी, तो कॉमन लैंग्वेज में उनके मुंह से एक ही भाषा निकलती है, वो कहती हैं यूट्रस में कोई खराबी होगी। होता है ना इस तरीके से, जबकि बहुत सारे इसमें डिमेरिट्स कहीं भी हो सकते हैं, आगे जाके डिस्कस करेंगे हम लोग उसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, तो ये पार्ट है, यूट्रस है। लेकिन हम यूट्रस को, जबकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होना है वो यूट्रस के वॉल पर ही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम गोनेड का या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का टैग जो है सिर्फ ओवरी को देते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि मेंशन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल्स, दैट इज ओनली ओनली एंड ओनली ओवरी। रीजन क्या है? प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे पहले हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग उसी को बोलते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है किस चीज में?
गेमेट फॉर्मेशन में। जैसे मेल्स में मैंने आपको जब बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो वहां पे टेस्टिस हो गया था। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जब हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन is involved in gametes formation। ये गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन। और गेमेट क्या होता है, जो डायरेक्ट और सीधे सीधे पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन गेमेट फॉर्मेशन, ठीक है, इस वजह से हमने इसको टैग दिया है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी का दूसरा नाम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, GONAD। हम लोग यहाँ पे उसको क्या टर्म देते हैं, गोनैड का टर्म देते हैं। किसका टर्म देते हैं, गोनैड का टर्म देते हैं, ठीक है। ये देखिए थोड़ा हैंग कर रहा है। बच्चों को बहुत मतलब लेट टाइम तक होता ऐसा है कि गेमेट और गोनैड में उनको कंफ्यूजन होती है। वो हमेशा कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गोनैड एंड गेमेट, पता नहीं क्यों, बट होता ये है। 12th में भी बच्चे बैठे हो, मैं उनको बोलती हूँ चलो बताओ और या लिख के दिखाओ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गोनैड एंड गेमेट, तो कहते हैं मैम हमें कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसको किसका टैग दिया जाएगा, उसको गोनैड का टैग दिया जाएगा। और बनाता क्या है, वो गेमेट बनाता है। क्यों बोला हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये क्या करेगा, गेमेट बनाने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा, गोनैड फॉर्म्स, गोनैड फॉर्म्स गेमेट। काफी बार मैंने बोल दिया, याद हो गया होगा आपको। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ओवरी के अंदर यहाँ पे इस साइड में ये जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है दैट इज oogenesis। ओवम के बनने को ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ प्रोसेस दिख रहा है oogenesis। व्हाट इज दिस फेनोमेना, OOGENESIS, oogenesis। व्हाट इज दिस फेनोमेना, oogenesis। oogenesis क्या है, oogenesis है या यहाँ पे थोड़ा कोई बात नहीं लिख देती हूँ शॉर्ट में, फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओवम के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, विद इन द ओवरी। ये क्या हो गया, oogenesis हो गया। अच्छा, एक अपना कॉमन सेंस लगाना है आपको। क्या, जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पे आपको ये बात पता चलेगी कि जब यहाँ पे ओवम फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये ओवम जो है कंप्लीटली फॉर्म हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म हुआ। क्या ये बन के बैठा रहेगा यहाँ पे, ये ओवम जो है जब ये बन गया है, मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर होने के बाद ये कंफर्म्ड है 2000% कि ये यहाँ से रिलीज होगा। क्या होगा, यहाँ से ये रिलीज होगा। तो बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। ये जब ओवम यहाँ से बन के बाहर रिलीज हो गया, इस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है दैट इज OVULATION, ओव्यूलेशन। बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओव्यूलेशन एंड oogenesis। oogenesis है वो ओवरी के अंदर ही ओवम का बनना है, ये दिख रहा है आपको, ये ओवम कहाँ बन रहा है, ओवरी के अंदर बन रहा है, ठीक है। बट ओवुलेशन क्या है, यहाँ से ओवम बाहर रिलीज होगा। ओवुलेशन क्या है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिलीज ऑफ ओवम, ये हो जाएगा। आपका ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम। ये हो जाएगा आपका, ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम।
ओवम फ्रॉम ओवरी, और ये जब भी बाहर निकलेगा गारंटी है आफ्टर मैचुरेशन, मैच्योर होके ही निकलेगा आफ्टर मैचुरेशन। और ये ऐसी हवा में तो निकलेगा नहीं, है ना, जब भी निकलेगा तो मैच्योर होने के बाद निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर मैचुरेशन, मैच्योर होने के बाद ओवम के बाहर रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। गेट लगा देना बेटा, हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, हाँ ठीक, हाँ कर दो कर दो, ठीक है वेरी गुड। तो oogenesis क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर। मैं 10 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका मिस होना ही नहीं चाहिए। रीजन ये है, oogenesis इज द, और आपके पास 4 ऑप्शन है वहां पे, फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन द ओवरी, फॉर्मेशन ऑफ ओवम विद इन द यूट्रस, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना, तो नीट के एग्जाम की खासियत ये होती है कि क्वेश्चंस आर बिलो द जीरो लेवल, लेकिन वहां पे आपके जो ऑप्शंस है वो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है बस क्वेश्चन। तो इसके बाद जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक से सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया, ये ओवुलेशन हो गया। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, oogenesis ओवरी के अंदर हो रहा है, और ओवुलेशन में तो ये बाहर ही चला गया। ओवम जो है ये तो बाहर रिलीज ही हो गया, वो क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। ठीक है, अगली बात, यही वो ओवम है जब रिलीज हुआ, यही क्या है, वो ओवम है कि जब ये रिलीज हुआ बाहर, तो अगर यहाँ इस पॉइंट पे फर्टिलाइज किया तब तो अच्छी बात है, जाइगोट बनने के बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट करेगा। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस के अंदर वाले वॉल पे ये ऐसे थिक लाइनिंग बनाता है, और ईच एंड एवरी मंथ, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या मेंसेस बोलते हैं, ईच एंड एवरी मंथ ये बॉडी के, फीमेल के बॉडी के बाहर इस वेजिना के थ्रू बाहर रिलीज होता है। अब ये क्या है, नीचे ये जो आपको यहाँ पे एक जो एक्सटर्नली इसको ओपन करने का काम करता है, दैट इज वेजिना, वजाइना भी कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दैट इज वेजिना। अब ये रहा वेजिना, लोअर पोर्शन, बट यहाँ पे ना एक ऐसे माउथ जैसा आपको अपीयरेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके भी अंदर जो है वो कोई चीज आने जाने की यहाँ पे फैसिलिटी है, स्पर्म्स की एंट्री होगी इसके थ्रू। तो ये जो है दैट इज, इस पोर्शन को मैं यही लिख देती हूँ, है ना, इधर तो स्पेस रहने नहीं दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही लिख दिया। तो ये सर्विक्स हो गया, व्हाट इज दिस, ओपनिंग सर्विक्स। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का कि बर्थ कैनाल इज द एग्रीगेशन ऑफ, और आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे आपको लिख दिया गया ओवरी प्लस यूट्रस, सर्विक्स प्लस यूट्रस, ओवरी प्लस वैजिना, कंफ्यूज करने के लिए। जबकि एक्चुअली में क्या है, जब हम बर्थ कैनाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बर्थ कैनाल की बात करते हैं, तो बर्थ कैनाल का मतलब ही है कि यहाँ पे बर्थ कैनाल हम लोग किसको बोलते हैं, बर्थ कैनाल इज द cervix प्लस वेजिना, सर्विक्स प्लस वेजिना, सर्विक्स प्लस वेजिना को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। इसके ऊपर के पार्ट को नहीं ऐड करेंगे हम, यूट्रस के अंदर तो खैर डेवलप ही करेगा, है ना, तो इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे। तो ये तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बता रही थी, तो मैंने यहाँ पे ये थिकनेस बना के आपको समझाया था। ठीक है, अब देखिए, यानी ओवरी कितने हैं, पेयर में है, ओवम कहाँ बनेगा, विद इन द ओवरी। ठीक है, ओवम के रिलीज होने को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। वो पार्ट जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है। आप एनसीईआरटी में जैसे ही इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पेज पे आपको इम्प्लांटेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, इम्प्लांटेशन दिया गया है। एक 16 टू 32 सेल स्टेज होता है, क्या होता है, 16 टू 32, मैं शो कर देती हूँ आपको, मेरे पास है डायग्राम अवेलेबल इस पीडीएफ में। तो एक 16 टू 32 सेल स्टेज मतलब 16 से 32वां सेल स्टेज, जो कि इस यूट्रस की दीवार पे चिपकता है। बिल्कुल साधारण हिंदी में मैं बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए। जो इसके साथ अटैच होता है, इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक, तो है ब्लास्टोसिस्ट अवेलेबल, मैं दिखा देती हूँ आपको, दैट इज
इम्प्लांटेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप ये इंट्रोडक्शन इसका रीड करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ही पेज पे इम्प्लांटेशन है, इंसेमिनेशन है, ये सारी चीजें जो है आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें ये यूट्रस की जो वॉल है ना, तो यूट्रस की वॉल के पास इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। अब ऑब्वियस है, सेल्स का मास है, इंक्रीज कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सेल्स का मास है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है, तो करेगा ही करेगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझनी है, आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, अंदर क्या है, एक ऐसे सेल्स का बंच आपको नजर आ रहा है, मैंने ज्यादा ही कर दिया है ऐसे। एक्चुअली क्या है, ये पूरा कंप्लीट जो है वो 16 टू 32 सेल्ड स्टेज है। ये भी क्वेश्चन है नीट के एग्जाम का, ब्लास्टोसिस्ट इज द 8 to 16 cell stage, 4 to 6 cell stage, 16 to 32 cell stage, 32 to 64 cell stage। तो आंसर क्या होगा, 16 to 32 cell stage। ठीक है, और इसके बाहर एक और सेल की लेयरिंग होती है, जल्दबाजी में बना रही हूँ, आपको बस समझ आना चाहिए, है ना, क्योंकि सिलेबस में खींचना है बहुत ज्यादा। देखिए, इसको बाहर वाले को हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं बाहर वाले को, हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हैंग करने से बहुत ज्यादा हैंग करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाहरी, जो मैंने यहाँ पे सेल का लेयर बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और अंदर जो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स के गुच्छे जैसा जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग आईसीएम बोलते हैं, इनर सेल मास। तो इनर से आई निकालिए, सेल से सी, और मास से एम, तो शॉर्ट में बन गया ये आईसीएम। तो जगह जगह जाता है तो पूछा जाता है आईसीएम लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सुना ही नहीं होगा आईसीएम होता क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व कीजिएगा, है ना। तो जो टर्म्स है, इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये हो पहले आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मेंशन द नेम ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आप आंसर क्या दीजिएगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। उसी में नीचे ऑप्शन होंगे आपके पास नीट के एग्जाम में। मैंने आपसे पूछा कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी लेयर में जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसका नाम बताना है, आंसर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं हो सकता, जब भी होगा तो ट्रोफोब्लास्ट सेल होगा। ठीक है, लेकिन यूट्रस की वॉल की तरफ जो अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग उसको कहते हैं इनर सेल मास। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है, खुद ही इस पूरे का नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। ब्लास्टोसिस्ट के यूटेराइन वॉल से, मतलब ये यूट्रस का पूरा वॉल है ना, यूट्रस की दीवार है, उससे चिपकने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये इमेज में काफी बढ़िया बताया गया था, तो मैंने बहुत ढूंढने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये लगाया था ताकि बच्चों को इजीली समझ आए, है ना। चलिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कन्वीनियंस के लिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ आ गया होगा आपको इम्प्लांटेशन। तो ये कहाँ से आए थे हम यहाँ पे, इम्प्लांटेशन पे हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट समझ रहे थे, है ना। तो इसमें समझते समझते क्या हुआ, मैंने दो में से एक बातें बताई आपको, दो कंडीशन होंगी ना। पहली कंडीशन ये है कि अगर ये स्पर्म से फ्यूज कर गया, फर्टिलाइज कर गया, तो यहाँ आएगा, अपने सेल के मास को बढ़ाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यहाँ से चिपकेगा। नहीं अटैच हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, नहीं हो गया तो इसके पास ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी का मतलब फिर उसको क्या करना है, इसकी थिकनेस को बढ़ाएगा, थिकनेस को बढ़ाने के बाद फिर क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, इसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, सारे जो टिश्यूज वगैरह जो है वो टूट के यहाँ से रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं ईच एंड एवरी मंथ। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो ओवुलेशन है ये ऑल्टरनेटिवली होता है। मतलब अगर फर्स्ट मंथ में इस ओवरी से होगा, नेक्स्ट मंथ में इससे होगा, फिर इससे होगा तो इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है, आपने बोला कि ये ऑल्टरनेटिवली हो रहा होगा, ठीक है,
तो जब ऑल्टरनेटिवली हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव होने के बावजूद भी कभी कभी ट्विंस कैसे होते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। वो क्या, हालांकि आजकल तो कॉमन हो गया है। देखिए, एक छोटी सी कहानी बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आए पढ़ने के साथ साथ, नहीं तो आप बोलेंगे कितना बोरिंग लग रहा है हम लोग को। देखिए, हुआ क्या, एक ओवम इधर से रिलीज हुआ, एक्सीडेंटली इधर से भी एक ओवम रिलीज हो गया, इधर से भी क्या हुआ, एक ओवम रिलीज हो गया। ठीक है, आपको पता है कि स्पर्म्स की जो एंट्री होती है वो मिलियंस में होती है, पता ही आपको, ये एंटर होते हैं मिलियंस के नंबर में। ठीक है, कुछ इधर भी भागे, इधर भी मूव किए, और कुछ क्या हुआ, इधर भी मूव किए, कुछ क्या हुआ, इधर भी मूव करके गए। और ये जो पॉइंट है, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। मतलब सिर्फ इसी पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन होने का कॉपीराइट है, इसके सिवा इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कभी भी कहीं भी किसी भी कीमत पर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर कोई आपसे पूछे नहीं कहीं पे हो गया ये वो भला ढिमका, बोलिएगा नहीं हो सकता। होगा तो एक एक्सेप्शनल केस आता है, उसके लिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, कि जब एक इम्प्लांटेशन है यूट्रस के सिवाय कहीं और होता है तो उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। वो आगे की बात है, बाद में बताऊंगी मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल केसेस पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए। जनरली जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इट विल बी ऑलवेज, ये जो साइट है फेलोपियन ट्यूब का, ये यही होता है। फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स भी मैं बता देती हूँ आपको, मैं एक स्टोरी सुना रही थी आपको कि ट्विंस कैसे होते हैं। तो स्पर्म्स जो गए तो इस पॉइंट पे यहाँ भी फ्यूज हो गया ये, और ये ओवम जब इधर पहुंचा ये भी फ्यूज कर गया। ठीक है, क्या हुआ, जाइगोट यहाँ भी बना, जाइगोट यहाँ भी बना। फिर क्या हुआ, ये आगे की तरफ इधर की तरफ खिसकता भी जाएगा, अपने सेल का नंबर भी बढ़ाता जाता है ना। याद रखना है, खिसकता भी जाएगा, सेल का नंबर भी बढ़ाता जाता है। फिर क्या होगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, वही 16 to 32 सेल स्टेज। एक इधर के वॉल पे चिपक गया, एक क्या हो गया, इधर के वॉल पे चिपक गया। लेकिन ये जो जुड़वा बने, ये जो ट्विंस बने, ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं। जैसे आपने कुछ ऐसे ट्विंस देखे होंगे, बिल्कुल भी शक्ल नहीं मिलती उनकी, फेस का अपीयरेंस नहीं मिलता, वॉइस भी डिफरेंट होगा। एक हो सकता है एक का कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर हो, दूसरा काफी डार्क हो, तो ये वैसे वाले केस है। ठीक है, एक दूसरा तरीका का देखा आपने, जैसे वो सलमान खान वाली जुड़वा मूवी थी, उसमें देखा आपने, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, फिर वैसे ट्विंस कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, वैसे ट्विंस कैसे बनते हैं। वो क्या होता है कि नॉर्मली जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मली जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज कीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इस पॉइंट पे हुआ, होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी सही है। ये जाइगोट जो है ना, यही डिवाइड कर जाता है। जैसे आपने सवा फरहा जो बहनें थी, नेट पे सर्च करके देखिएगा उसका केस, तो वो दोनों मतलब कि ज्वाइंट पैदा हुई थी, काफी कॉम्प्लिकेशन आई थी, डॉक्टर को बहुत ज्यादा न्यूज में भी चला था उस टाइम। तो जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ना, वो जुड़वा, मतलब जुड़वा तो वो भी था, वो जो ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, है ना, उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, ये एक स्टोरी थी, सुन के आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकती हूँ। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब का क्या मतलब है, आपको सिर्फ ये जो पार्ट है ना, इतना इतना ही फेलोपियन ट्यूब है और कुछ नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में बिठाना है आपको। मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको नॉर्मली लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में ट्यूब बोलते हैं, है ना, फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब के बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब के क्या है, बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट कहाँ से करें, उसी से करते हैं जो यहाँ पे इस ओवरी के पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के बैठा हुआ है, ये जो है। ठीक है, एफ फॉर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एफ फॉर
फिम्बरी बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग लेबल करते हैं। हम कोई दूसरा कलर लेते हैं ताकि पता चले कि मैंने पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब को इससे शो करा है। ग्रीन कलर लिया मैंने, इसको हम लोग फिम्बरी लिखते हैं, FIMBRI। AE भी लिखा रहता है, कई किताबों में EAE भी लिखा रहता है, एक ही है। फिम्बरी मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हम फैलोपियन ट्यूब के ही पार्ट पढ़ रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर हम ओवरी साइड से देखना स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया पहला। अब और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर में यहाँ पे ना एक फनेल शेप्ड अपीयरेंस, ये थोड़ा सा और फैला हुआ होता है। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे एक फनेल शेप्ड अपीयरेंस बनता है, ठीक फिम्बरी के ऊपर वाला पार्ट, जस्ट अबव द फिम्बरी। ठीक फिम्बरी के ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट इज इनफंडिबुलम। INFUNDIBULUM। क्वेश्चंस में बताती जाऊंगी इनके रिगार्डिंग। सेकंड हो गया इनफंडिबुलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ये टर्निंग पॉइंट दिख रहा है ना आपको, इस साइड भी दिख रहा है, इस साइड जो इधर है वही तो इधर होगा ना। दोनों साइड मैंने नहीं लिखा, मैं एक ही साइड लिख रही हूँ। जो एक साइड अवेलेबल है वही दोनों साइड होगा, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम ओविडक्ट है, वो भी पेयर में, ठीक है। तो पेयर में है तो जो मैं एक साइड बना रही हूँ वही दूसरी साइड भी होगा। तो ये यहाँ पे जो आपको ये टर्निंग पॉइंट जो दिख रहा है, इसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको एम्प्यूला का नाम देते हैं, ठीक है। रह रहे कि बीच बीच में ना वार्निंग देता रहता है। ये जो आपको यहाँ पे टर्निंग पॉइंट इसका दिख रहा है, दैट इज ये एम्प्यूला। AMPULLA। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब ये यहाँ देखिए, इधर ये और इधर ये जो यूट्रस से डायरेक्ट कंसर्न है, कनेक्टेड है, या यूट्रस के पास है, या यूट्रस के बाद जहाँ से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है, जो भाषा आपको बोलनी है बोलिए, मतलब वही है। ये हो गया इस्थमस। बायो में कितनी जगह आता है ना, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रेन में भी एक जगह इस्थमस आता है, ज्योग्राफी में भी आता है, कई जगह पे ये टर्म आपको सुनने को मिलेगा, इस्थमस है। ये क्या है? ये इस्थमस है, ठीक। क्वेश्चंस फटाफट सुनते जाइए, सिर्फ फैलोपियन ट्यूब से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फैलोपियन ट्यूब को इंक्लूड नहीं करता है, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया इस्थमस, एम्पुला, यूट्रस, इनफंडिबुलम। सेकंड ऑप्शन दिया गया, एक इसमें से ओवरी डाल दिया गया, मतलब वहां पे आपको ये कैच करना है कि कहाँ पे सिर्फ इन चार का नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज इन डायरेक्ट एसोसिएशन विद यूट्रस? इस्थमस है ना इसके पास प्रेजेंट, ठीक है। देन mention the name of the funnel shaped structure of fallopian tube, infundibulum, ठीक। Which part of fallopian tube is responsible for collection of ovum? Ovum जब निकलता है ना, इसको यही कलेक्ट करके आगे भेजने का काम करता है, दैट इज फिम्बरी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिम्बरी हो जाएगा। मेंशन द एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एग्जैक्टली जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पे यानी कि एम्पुलरी स्थैनिक जंक्शन पे होता है। कहाँ होता है? इसको मतलब एम्पुला और इस्थमस के बीच का जंक्शन, एम्पुला और, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक बार फिर से लीव करके इन करेंगे, नजर आने लगेगा। देखिए देखिए तो एक बार लीव करके वापस से इन कीजिए, नजर आने लगेगा। देखिए तो बताइए फिर, अब आ रहा है नजर? हाँ बारह। हाँ देखिए, कई बार क्या होता है ना,
आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मेंशन द नेम ऑफ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेंशन द नेम ऑफ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके आंसर में फैलोपियन ट्यूब भी लिखा है और एम्पुलरी स्थनिक जंक्शन भी लिखा है, तब वहां पे मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पुलरी स्थनिक जंक्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा नीट की एग्जाम के बाद जब क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है, आउट होता है, मतलब आंसर की, तो ना एक क्वेश्चन के आंसर मतलब 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर रहे होते हैं। उसका रीजन ये है कि अब कोई मोटे तौर पे देख रहा है उसको, कह रहा है अच्छा हमने तो पढ़ा था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, भाई फैलोपियन ट्यूब में तो ये पूरा पार्ट अवेलेबल है, तो इसमें कौन सा पार्ट है जो सिर्फ कॉपीराइटेड है फर्टिलाइजेशन की, दैट इज एम्पुलरी स्थनिक जंक्शन। तो यही वो साइट है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब एक चीज देखिए, अगली चीज ये है कि इस यूट्रस के ऊपर आपको यहाँ पे एक ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है। होता क्या है, जब इसके अंदर पूरा फीटस डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो ये धीरे 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 स्टमक है, बाकी सारी चीजें हैं, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह ये क्या करेगा, फैलता जाएगा यूट्रस, और सबको क्या करता जाता है, दबाता जाता है, कंप्रेस करता जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती टाइम में आपने फीमेल्स को सुना होगा बहुत ज्यादा वोमिटिंग, तो एसिडिटी, इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है। रीजन क्या है भाई, उनकी बॉडी में सारी चीजें तो नॉर्मल जगह पे है ना, सबको एबनॉर्मल करने का काम कौन कर रहा है, ये बढ़ता हुआ यूट्रस। ये सर नो मतलब ये पूरा अपना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा, उस टाइम में करेगा ही करेगा, नहीं तो चाइल्ड डेवलप कैसे होगा, है ना। तो फीटस के डेवलपमेंट के लिए तो अपर साइड में ये जो आपको यहाँ पे ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं यूटेराइन फंडस। व्हाट इज दिस, यूटेराइन फंडस, इसको हम लोग किसका टर्म देते हैं, दैट इज यूटेराइन फंडस। क्या कहलाता है ये, यूटेराइन फंडस कहलाता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स हुए, सिर्फ ये मैंने आपको क्या बताया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है उसके मैंने आपको सिर्फ पार्ट्स बताए, ठीक है। छोटी सी चीज और रह रही है, सुन लीजिए। अगर ऐसा लगे सर के ऊपर से जा रहा है, ऐसे जा नहीं रहा होगा, बहुत सारे टर्म्स आपने सीखे तो हैं, बट अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वो धीरे धीरे दिमाग में जाएगा ही। अब देखिए होता क्या है, ये जो यूट्रस का वॉल है ना, इसके 1 2 ऐसे बाहर से बंद करके इस तरीके से बनाया हुआ है, इसके ना बेसिक 3 लेयर्स होते हैं, गारंटीड है जब भी होगा 3 ही लेयर होगा। सबसे अंदर जो मैंने बताया वो लेयर 1, मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी कहीं पे। इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बस अभी सीखना है, दैट इज एंडोमेट्रियम। बीच वाली जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम, बाहरी जो लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम। अगर आपसे पूछा जाए यूट्रस के किस लेयर पे ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है, आंसर क्या होगा, एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंडोमेट्रियम। जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो किस वॉल पे जाके वो चिपकते हैं, अटैच होते हैं, या जो डेड टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो एंडोमेट्रियम। क्योंकि इनर लाइनिंग और अंदर वाली लाइनिंग क्या है आपके पास, एंडोमेट्रियम है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, तो एक था ही पेज अवेलेबल, हाँ कोई मैंने नोट के फॉर्म में तो नहीं लिखा है, बिकॉज अभी ज्यादा फोकस आपका किस पे है, समझने पे, और मोर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस, इसकी बात करते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस, तो ये हो जाएगा लेयर्स ऑफ यूट्रस हो जाएगा, 3 लेयर्स है इसके, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, दैट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम इनर लेयर है, एंडोमेट्रियम क्या है, इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, इनर लेयर। देन मिड में एम फॉर मिड, एम फॉर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। देन क्या है आपके पास, इट्स
मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब चौंकाने वाली बात ये है, नीट का एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, कि विच लेयर ऑफ यूट्रस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसमें बच्चे एंडोमेट्रियम टिक करते हैं, तब मायोमेट्रियम हो जाएगा। एंडोमेट्रियम नहीं होगा, मायोमेट्रियम होगा। तब कौन सा होगा? मायोमेट्रियम। अगर पूछे चाइल्ड बर्थ के टाइम में, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, ये फीटस और चाइल्ड जो ग्रो कर रहा है, 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 तो इसको जब इधर से प्रेशर लगाया जाएगा तो ये नीचे की तरफ इजेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारा फसाद जो है, ये कौन करता है? मायोमेट्रियम करता है। किसकी वजह से होता है? मायोमेट्रियम। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होगा? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फॉर चाइल्ड बर्थ, दैट इज मायोमेट्रियम। वो करना काम किसका है? मायोमेट्रियम का। याद रखिएगा। तीसरा लेयर यानी आउटर लेयर में लिख रही हूँ, दैट इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। outer layer, perimetrium is the outer layer। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। आगे बढ़ती हूँ मैं। देखिए रैंक हो गया थोड़ा सा। ये इस पेज पे थे हम लोग। मैंने इसलिए पहले ये जितने लेबल्स इसके अवेलेबल थे, सारे लेबल्स को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ से। उसके बाद अब लिखा हुआ, अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट बैच बताना स्टार्ट करूँ, मैं इसी में हवा में बोल दूँ, देखो ये समझ है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, वेजिना, आप बोलेंगे धत कुछ समझ तो आ नहीं रहा, ये तो लिखा हुआ तो हमारे पास गूगल पे भी मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना, है ना। तो यहाँ पे मेन जो आपका एम और फोकस है कि आपको ये सारे लेबल्स याद होने चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और एक भी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी कीमत पे कभी आपसे मिस हो। ठीक है। दूसरी चीज, वेजिना के बाहर, वेजिना के बाहर, हालांकि लोगों में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मिथ है, टेलीविजन वगैरह पर भी दिखाया जाता है ना। इसके बाहर क्या होता है ना, यहाँ पे ये काफी ब्रॉड इसने बना रखा है, ठीक है। एक ना बहुत थिन प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? HYMEN। और ये इतना ज्यादा वीक होता है, इतना ज्यादा थिन होता है कि रिगरस अगर कोई फीमेल एक्सरसाइज कर रही है, कोई फीमेल अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई फीमेल अगर साइकिलिंग बहुत ज्यादा कर रही है, कुछ भी वैसी चीज है, तो ये मतलब टूट जाता है, कब ब्रेक होता है उसको पता ही नहीं चलता। ठीक है। और लोगों ने इसका हवा बना के रखा हुआ है कि जिस फीमेल की बॉडी में ये हाइमेन होगा, सिर्फ हम उसी को मानेंगे कि उसने कभी भी अपनी लाइफ में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। ये मिथ चलता है लोगों में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। एक हाइमेन रह गया था जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेंशन द थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ वेजिना एक्सटर्नली, एक्सटर्नली दैट इज हाइमेन। ठीक है, ये है। देन जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जिसने ओवरी को इसके साथ कनेक्ट करके रखा, ओवरी को यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी ये एक लिगामेंट है जिसने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है।
तो इसको हम लोग ओवेरियन लिगामेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। दीज आर, इसको बोले एक ही बात है, कोई भी लिख दूं मैं, दोनों साइड अवेलेबल है। ये है ओवेरियन लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। रफ में एक बार इस डायग्राम को बना के और आपको सारे लेबल्स खुद से करने हैं। ये नहीं कि हाँ भाई हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम लिखने का जो है वो बिल्कुल हम सन्यासी दे देंगे, अब हम कभी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। नीट का एग्जाम क्लियर करने के बाद उसके बाद जाएंगे ना तो बस लिखना ही लिखना है। फर्स्ट ईयर से फिर लिखना और सिर्फ डायग्राम बनाना ही स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस उसी से आपने कोई तीर मार लिया, जहाँ पे लिखने की जो वैल्यू है उसको आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने सर्विक्स लिखा था ना, ये सर्विक्स जो जस्ट ऐसे एंटर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक कैनाल दिख रहा है, ये जो ना, ये इसकी बात कर रही हूँ। तो ये सर्विक्स हुआ, जैसे ही एंटर हुआ तो इसको हम लोग सर्विकल कैनाल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? दैट इज, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं सर्विकल। नजर भी नहीं आ रहा येलो से, खैर आपको समझ तो आ रहा है। सर्विकल कैनाल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सर्विकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, यूटेराइन फंडस या फंडस ऑफ यूट्रस एक ही बात है। ठीक है, ये बीच में मिड में क्या हो गया? यूट्रस हो गया। ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे फेलोपियन ट्यूब, है ना, समझाने के चक्कर में। ये चार पार्ट जो है यहाँ पे, ये चारों किसके पार्ट है? चलिए इधर लिख देती हूँ मैं, फेलोपियन ट्यूब। चारों किसके पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। फेलोपियन, दीज ऑल फोर पार्ट्स आर और फेलोपियन ट्यूब किसका है? ये फेलोपियन ट्यूब का है ना। जितने भी लेबल्स है ना, आज इंटरेस्ट के तौर पे मेरी तरफ से इनसे रिलेटेड या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, सवाल ही नहीं उठता कि आपसे मिस हो जाए, आपसे जरूर सॉल्व होगा। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पेज जो आपके सामने अवेलेबल है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका। बस सिर्फ एक जो पेज हमने लिया था उस पर मैं पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब जो है, उसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ समराइज करके मैं लिख देती हूँ। डाटा ऐसे कर देती हूँ, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और दूसरा नाम है इसका ओविडक्ट। दूसरा नाम क्या है इसका? ओविडक्ट। अब देखिए किधर से स्टार्ट करना है, किधर से भी कीजिए। सपोज कीजिए हम इसको ओवरी वाले साइड से ही लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिम्बड़ी, ठीक है, देन क्या हो गया? इनफंडिबुलम, सेकेंड इज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, देन क्या हो गया? एम्प्यूला, थर्ड वन इज एम्प्यूला, देन क्या हो गया यहाँ पे? फोर्थ वन इज एस्थमस। तो अगर ये जो पूरा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये जो पूरा क्या है, जो आपने फेलोपियन ट्यूब का पार्ट जो है वो देखा था, है ना, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्बड़ी,
ये फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम, ये एम्पुला और ये इस्थमस। तो यूट्रस के पास कौन सा हो गया? इस्थमस। ओवरी से डायरेक्ट कनेक्टेड कौन सा है? फिम्बरी। फनल शेप्ड कौन है? इस्थमस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे। जंक्शन मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट, है ना? तो इस जंक्शन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे। इन दोनों का जो जंक्शन होगा दैट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे करके मैं लिख देती हूँ। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी स्थमिक junction is the ampullary ischemic junction is the site of fertilization, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही होगा फर्टिलाइजेशन और कहीं नहीं होगा। और फिम्बरी का अगर आपसे कभी भी फंक्शन पूछा जाता है तो इसका वर्क है कलेक्शन ऑफ ओवम। फिम्बरी का वर्क क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ ओवम। नोट कर लेंगे जब तक ये हैंग कर रहा है। यहाँ तक अभी तक जो भी मैंने सिखाया है, समझाया है आपको, उसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल, है ना? फिम्बरी इज द पार्ट which is responsible for, ऐसे लिख देते हैं, it is responsible for, it is responsible for collection of ovum। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? कलेक्शन ऑफ ओवम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, बाकी सब के बारे में जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो तो आप सीख ही चुके हैं। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, आप लोग इसको कर लेंगे। वन वर्ड ही दूंगी मैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो ज्यादा मैं नहीं दूंगी। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख लीजिए। क्योंकि आपने आज की क्लास में बिल्कुल मास्टरी कर ली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पार्ट ऑफ which part of female reproductive system is responsible for collection of, बताइए आपको आंसर क्या होगा? ओवम, फिम्बरी हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? फिम्बरी। कहाँ चला गया? कलेक्शन ऑफ ओवम, आंसर हो जाएगा इसका फिम्बरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। give a term for release of
for release of ovum from the ovary, from the ovary। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओवुलेशन हो जाएगा। इसका आंसर क्या है सेकंड क्वेश्चन ओवुलेशन। का आंसर? हाँ ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। मेंशन द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी तक सिर्फ फेलोपियन ट्यूब ही लिखते हैं इसमें, बट आपको मैंने आज की क्लास में सिखाया है एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसके ब्रैकेट में क्या करते हैं याद करने के लिए हम लोग फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी लिखते हैं, बट मेन आपको अभी जो लिखना है नोटबुक में दैट इज एम्पुलरी स्थनिक जंक्शन। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ fallopian tube is present in close association with uterus? आंसर क्या हो जाएगा? इस्थमस हो जाएगा। इस्थमस। हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखिए। Which parts of female reproductive system constitute बर्थ कैनाल? सर्विक्स प्लस वेजिना इसका आंसर है, सिखाया ही मैंने आपको। नेक्स्ट, what do you understand? डबल एन आ गया तभी रेड मार्क कर रहा है। What do you understand by oogenesis? कुछ नहीं है, सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओवम। oogenesis ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन, mention the funnel shaped part of fallopian tube। इनफंडिबुलम हो जाएगा। Which layer of uterus is responsible for ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा, इसे हो जाएगा अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। एंडोमेट्रियम। हाँ ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम। ये भी अच्छा क्वेश्चन, सारे ही नीट के क्वेश्चन है, ढूंढ लीजिए मिल जाएगा, गारंटी है मेरे। नेक्स्ट लिखिए, भले ही मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, नेक्स्ट इसी में कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस लगा के। हाउ मेनी cells are present in blastocyst? 16 to 32 सेल स्टेज में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए, 10। चलिए आप सबकी मास्टरी हो गई इस टॉपिक में, तो आगे भी मुझे पढ़ाने में अच्छा ही लगेगा जब आप फटाफट आंसर करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, give a term for attachment of
blastocyst to the uterine wall. Blasto ये रहा C extra to the uterine wall. इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके हाथ से बना हुआ सैंपल पेपर आप तैयार कर रहे हैं, जिसके आंसर्स आपको पता है, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं इसका आंसर, है ना। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। यस मैम, सारा यही पे याद हो गया। हाँ, अभी के अभी आप इसको कर भी सकते हैं। यहाँ पे एस मिसिंग है तो ये यस मैम। सही हो गया। हाँ, याद हो गया आपको। तो इसके आगे का टॉपिक जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। आज की क्लास के ओके बेसिक मैम। क्रिस्टल क्लियर हो गया। हाँ ठीक है।